स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट पढ़ा मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कर्व का एरिया हम लोग निकाल रहे थे बाउंडेड, ठीक है ना। या तो एब्सिसस के साथ या ऑर्डिनेट्स के साथ, या तो हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ली या वर्टिकल स्ट्रिप्स ली, बट हर बार कोई एक्सिस इन्वॉल्व थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग जो एरिया निकाल रहे हैं वो होगा दो कर्व के बीच में एनक्लोज, राइट। उस केस में जब सपोज करो एक सिनेरियो मानते हैं कि दो कर्व है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है ना। मान लो कि जिस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसमें मान लेते हैं कि एफ एक्स जी एक्स के हमेशा ऊपर है और मुझे ये बाउंडेड एरिया निकालना है। तो इस बार मुझे ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लोकेशन क्या है। मुझे बस इन दोनों के बीच में एरिया निकालने के लिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, सपोज करो ये दो ग्राफ है मेरे पास, जिसमें ये ऊपर वाला ग्राफ जितने रीजन में हमें एरिया निकालना है, तो एब्सिस से बाउंड। देखो जानबूझ के मैंने इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स में मान रहा हूँ एक जगह एक्स कोऑर्डिनेट ए है, एक जगह एक्स कोऑर्डिनेट बी है, और इसके अलावा और कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे यही बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब मैं इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा दो कर्व के बीच में। इस बार एक्स एक्सिस की पोजीशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल कौन सा ग्राफ ऊपर है और कौन सा ग्राफ नीचे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि इस डोमेन में एफ एक्स, ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये ऊपर है और जी एक्स वाला ग्राफ नीचे है, तो यहाँ पे जब एरिया बाउंडेड हम लोग निकालेंगे, ये जो शेडेड रीजन है, इसको निकालने के लिए हम लोग केवल एफ एक्स से जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। इसके अलावा मुझे और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस की लोकेशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, कुछ टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये बात यहाँ पे मैटर ही नहीं करेगी। सपोज करो अगर मैं इस तरह का कोई सिनेरियो लूं जिसमें वापस से ये एफ एक्स ये जी एक्स, ठीक है ना। तो वापस से जब सेक्शन लूंगा तो मैं एक्स एक्सिस की पोजीशन को बारे में कुछ ध्यान रखूंगा ही नहीं। बस मुझे यहाँ पे लिखना होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, जो ग्राफ ऊपर है माइनस जो ग्राफ नीचे है, उन दोनों का डिफरेंस, इंटीग्रेशन ए से बी, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेम तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला पैटर्न यूज करूं, सबसे पहले तो जैसे मुझे यहाँ पे पता है y एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस हो पा रहा है, कई बार उल्टा होता है x एज अ फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस हो पाता है, जैसे नीचे वाला केस है। तो x यहाँ पे g ऑफ y और x यहाँ पे f ऑफ y। सपोज करो अगर मैं इस स्ट्रिप को ले रहा हूँ और यहाँ पे ये वाली वैल्यू x2 है और ये वाली वैल्यू x1 है, तो इतने पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू डी वाई, जिसमें x2 जो है वो fy वाला फंक्शन है और x1 जो है वो gy वाले फंक्शन से मैं रिप्लेस कर दूंगा। मतलब इस वाले पार्ट को डिनोट करने के लिए मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, जैसे कि इसमें क्या होता था, जो ग्राफ ऊपर आ रहा है माइनस नीचे जो ग्राफ आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस लेते थे। इधर वाले केस में राइट वाले ग्राफ से लेफ्ट वाले का डिफरेंस लेंगे, बस इतना ही अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, टॉप वाले ग्राफ से बॉटम वाले ग्राफ को माइनस किया था, यहाँ पे राइट वाले ग्राफ से लेफ्ट वाले ग्राफ की इक्वेशन माइनस करेंगे और उस वैल्यूज के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे जहां से यहाँ तक हमें ग्राफ की रेंज, या एक तरह से हम बोल सकते हैं एब्सिसा वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे क्या वेरी कर रहे थे, ऑर्डिनेट्स वेरी कर रहे थे, x इक्वल्स टू a वाली लाइन और x इक्वल्स टू b वाली लाइन के बीच में, इंटीग्रेशन a से b। यहाँ पे क्या y इक्वल्स टू y2 और y इक्वल्स टू y1 के बीच में, इन दोनों ग्राफ के बीच का बाउंडेड एरिया, जिसमें y एक्सिस की रिलेटिव पोजीशन मेरे लिए मैटर नहीं कर रही है। ये y एक्सिस मैं कहीं भी मूव करा सकता हूँ, ठीक है ना। y एक्सिस में यहाँ भी ले सकता था, यहाँ भी ले सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस ये मैटर करता है कि कौन सा ग्राफ राइट में है, कौन सा ग्राफ लेफ्ट में है, जितने रीजन में मुझे इंटीग्रल चाहिए, राइट। इसमें से हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, ऊपर भी लिखा है पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस डजंट मैटर, और नीचे वाले केस में पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस इज इररिलेवेंट, ठीक है ना। बस हमें राइट साइड के ग्राफ में से लेफ्ट साइड का ग्राफ क्या करना है, माइनस करना है, राइट। अब सपोज करो इस तरह के सिनेरियोस की जगह जिसमें एक ग्राफ ऊपर है और एक ग्राफ नीचे है, उसकी जगह एक वेरिएबल सिनेरियो हो जिसमें कुछ पोर्शन एक ग्राफ ऊपर है और कुछ पोर्शन दूसरा ग्राफ ऊपर है, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे पहले करते थे, फिलहाल मैं एक्स वाले पैटर्न में आप लोगों को बता देता हूँ। वाई में सिमिलरली वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की जगह एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे कि ये वाला देखो, बी, ये जो पॉइंट है ए और बी, ये दो तो हमारे पास क्या हो गए, ऑर्डिनेट्स। इनके बीच में भी एरिया निकालना है, इन दोनों कर्व के बीच में, राइट। इन दोनों कर्व के बीच का मुझे बाउंडेड एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इस रीजन में देखो ये रेड वाला ग्राफ मतलब एफ एक्स ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखेंगे, कहां से कहां तक, ए से लेके पी तक, पहला एरिया आ गया। इस पोर्शन में जी एक्स ऊपर है,
तो gx में से fx माइनस करेंगे, ये वाला रीजन आ गया। और जो थर्ड पोर्शन है ये वाला, इसमें वापस से क्या है, fx ऊपर है gx के, तो वापस से fx माइनस gx लिखेंगे, ये आ गया q से भी। या फिर अगर मुझे कंप्लीट अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ही देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, fx और gx का सब्ट्रैक्शन लेके क्या ले लेंगे, मॉड। और जहां पे करस्पॉन्डिंगली जिस तरह ओपन हो रहा है उस तरह से 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में हम लोग चीजों को ब्रेक कर देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बी को ए से बड़ा मान रहा हूँ, और यहाँ पे इन दोनों ग्राफ के बीच में हमने बाउंडेड एरिया निकाला है। और इस बार इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, जैसे मैं ऊपर तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही ले रहा था। कई बार क्या होता है कि दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया किसी दो एब्सिसास या ऑर्डिनेट्स के बीच में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने इस केस में यहाँ पे बनाया। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये हमने 3 सिनेरियो देख लिए एरियाज निकालने के, क्या क्या बन सकता है। बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जिसमें हम लोग 2 ग्राफ यूज कर रहे हैं जो आप लोग क्लास 11th में इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर में बनाना सीखते हैं ना। यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 और y इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड x। हमें इन दोनों कर्व के कारण बाउंडेड एरिया निकालना है। इस वाले ग्राफ के बारे में बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे टर्न करेगा, 1 पे, राइट। इस तरह का ग्राफ बनेगा, आई होप ये तो सबको पता ही होगा। और ये दूसरा ग्राफ है ये 0 पे टर्न करेगा, 0 पे इसका लोकल मैक्सिमा आएगा, 0 पे वैल्यू 3 आएगी और इस तरह से शार्प टर्न लेगा। बाकी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो या तो ग्राफ बना के देख सकते हो या फिर क्लास 11 में जिस तरह सॉल्व करते थे केस बना के, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह साइन चेंज हो रहा है, ये 1 पे और ये 0 पे, तो 3 केसेस बनाओ तो 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है -1 और एक आ रहा है 2। आई होप इतना तो सब लोग आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए -1 और 2, अब तो मैं ग्राफ में पॉइंट्स मार्क कर ही सकता हूँ। ये वाला ग्राफ हो गया हमारा 3 माइनस मॉड x का, और सेकंड वाला ये वाला जो ग्राफ हो गया ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1। देखो जो बाउंडेड रीजन में मैंने येलो कलर से मार्क किया है, और पूरे बाउंडेड रीजन में ये रेड वाला जो ग्राफ है वो ग्रीन वाले ग्राफ के ऊपर है। मैंने बोला था बस दोनों की रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है। जो ग्राफ ऊपर आ रहा है उससे जो ग्राफ नीचे आ रहा है उसकी इक्वेशन को माइनस करो, और जितने डोमेन में ऐसा हो रहा है x की वैल्यूज पे ऐसा हो रहा है उतने डोमेन में इंटीग्रेट कर दो, राइट। तो यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन करेंगे 3 माइनस मॉड x में इसको माइनस करेंगे, और -1 से 2 में क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि -1 और 2 हमारे क्या आए थे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ऑब्वियसली हर एक सिनेरियो को ब्रेक करना पड़ेगा, तो 3 अलग अलग सिनेरियोज में 3 अलग अलग आंसर आएंगे। उसका देखो लॉजिक कैसे बना लेंगे हम लोग इजीली, यहाँ से ये 4 इक्वेशंस देखो जो मैंने यहाँ पे ब्रेक करके लिखी है। मॉड x माइनस 1 की वैल्यू x माइनस 1 होगी, 1 के बाद अगर ये वाला पॉइंट 1 कंसिडर करें तो यहाँ पे x माइनस 1 है, इतने डोमेन में ये 1 माइनस x है। सिमिलरली ये वाला ग्राफ यहाँ पे 3 प्लस x और यहाँ 3 माइनस x है। तो जब पहला डोमेन -1 से 0 में लेंगे तो इस ग्राफ की ये वाली इक्वेशन और रेड वाले ग्राफ की ये इक्वेशन लेंगे, तो वही ली है मैंने, राइट। सिमिलरली सेकंड पार्ट जब 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पार्ट लेंगे 3 माइनस x, और ये नीचे वाला पार्ट वही वापस से वही 1 माइनस x, फिर ये पार्ट आ गया। लास्ट पार्ट के लिए ये तो 3 माइनस x ही लेंगे, बट ये वाला पार्ट क्या लेंगे x माइनस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने, क्योंकि मॉड की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, तो उस पार्ट को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद तो इजीली आप लोग हर एक पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हो और फाइनल आंसर चेक करना। इस वाले केस का फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 4। तो जैसा मैंने कहा था बहुत सिंपल एग्जांपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस तरह के एग्जांपल्स एडवांस में तो नहीं, बट जेईई मेंस में ऑब्वियसली पूछ लिए जाते हैं। अब इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे कि मेथड चेंज करने से हमारे कैलकुलेशन में कितना फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स बहुत डिटेल्ड या बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, बट इनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने क्या मिल सकता है वो देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हमें एरिया निकालने किसके बीच में, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और y इक्वल्स टू x माइनस 2। ये तो ऑब्वियसली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस वाले पैराबोला को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना, ऑलमोस्ट अप टू द स्केल बना रखा है मैंने यहाँ पे। सेकंड जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से पास करेगी 2,0 से इस तरह से कुछ, तो उस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालने हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ क्या करेंगे, x को y स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, तो y के 2 आंसर आएंगे 2 और -1, जिसको इससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक बार x की वैल्यू 4 और यहाँ से x की वैल्यू 1, मतलब एक पॉइंट ये आएगा कितना 1, -1, और एक पॉइंट ये आएगा 4, 2, तो ये आ गए हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस बेसिस पे जैसे मैं ये मार्किंग्स करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे। अगेन
यहाँ पे ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, y इक्वल्स टू रूट एक्स और y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। ये जब y पॉजिटिव है, ये जब y नेगेटिव है, मतलब एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। क्योंकि अभी मैं जो पहला पार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ उसमें मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स कंसिडर करूंगा, राइट। तो देखो यहाँ पे अब मैं एरिया देखो अलग अलग सेक्शन में, क्योंकि मुझे एक्स के पर्पज से निकालना है तो इस तरह से एरिया ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक देखो अगर मैं इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में, अब क्योंकि मैंने इस पैराबोला को दो फंक्शंस में ब्रेक कर दिया है, तो इतने पार्ट और इतने पार्ट के बीच में एरिया निकालूंगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। लेकिन जब इस पोर्शन का ग्राफ लूंगा तो यहाँ पे ग्रीन वाले के साथ एरिया निकालूंगा, मतलब इस ग्राफ को इसके साथ माइनस करेंगे, तो इफेक्टिवली मुझे दो पार्ट्स में से एरिया को निकालना पड़ेगा। तो पहला एरिया मैंने यहाँ मार्क कर दिया है A1। A1 कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला ग्राफ प्लस रूट एक्स माइनस नीचे वाला ग्राफ माइनस रूट एक्स, तो प्लस रूट एक्स माइनस ऑफ माइनस रूट एक्स, मतलब मुझे जो ग्राफ एरिया मिलेगा वो इतना, 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 एक्स पावर 3/2/3/2 0 से 1, ये आ गया 4/3। तो अभी ये केवल इतना पोर्शन आया है। सेकंड पोर्शन निकालने के लिए ये रेड वाला जो ग्राफ है उसमें से ग्रीन वाला पोर्शन माइनस करके इस तरह से स्ट्रिप्स कंसीडर करेंगे। तो जब सेकंड एरिया में A2 मानूंगा तो A2 देखो कितना आएगा, ऊपर रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 2, फिर से इसको इंटीग्रेट करो, पूरा सॉल्व करोगे 19/6 आ जाएगा, चेक कर लेना ऑब्वियसली आप लोग, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें यहाँ पे टोटल एरिया मिल जाएगा, और वो रिक्वायर्ड एरिया अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आने वाला है इन दोनों को ऐड करके 9/2, राइट। तो ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड हो गया। ऑब्वियसली मुझे दो पार्ट्स में एरियाज को ब्रेक करना हुआ, क्योंकि किन के बीच में बाउंडेड है वो भी हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं इसको एक ऑल्टरनेट तरीके से करता तो इनको दो पार्ट्स में नहीं करना पड़ता। देखो ये मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया आपको वही पार्ट बताने के लिए, यहाँ पे इस कैलकुलेशन को बताने के लिए मैं आपको ये चीजें नहीं बता रहा हूँ। ये सब पार्ट्स मेरा बताने का मेन मोटिव ये है कि आपको अलग अलग मेथड से मैं, ठीक है ना, आइडिया दिला सकूं क्या क्या चीजें लगा सकते हो। तो सेकंड, जब ऑल्टरनेटली इस बार हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कंसीडर करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो जब ये कंसीडर करना होगा तो x एज अ फंक्शन ऑफ y लेंगे, और उसमें एक राइट वाला ग्राफ और एक लेफ्ट वाला ग्राफ, इतना ही मैटर करता है। यहाँ देखो दोनों पार्ट x एज अ फंक्शन ऑफ y इजीली एक्सप्रेस हो सकते हैं। ये तो ऑलरेडी है, ये x इक्वल्स टू y स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y प्लस 2, मतलब इस लाइन की इक्वेशन को इस तरह कन्वर्ट करके लिख दो। दोनों एज अ फंक्शन ऑफ y इजीली एक्सप्रेस हो गए, और यहाँ पे ये वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं कि ये एब्सिसा और ये एब्सिसा, ये वाला ग्राफ राइट में और ये वाला ग्राफ लेफ्ट में, ये बाउंडेड एरिया निकालना है, इजीली निकल जाएगा। राइट से लेफ्ट माइनस करना है, कोई भी दो तीन पार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कंसीडर करूंगा तो ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ की इक्वेशन x एज अ फंक्शन ऑफ y माइनस इस ग्राफ की इक्वेशन x एज अ फंक्शन ऑफ y, और कहां से कहां तक, -1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू y स्क्वायर, ये है x इक्वल्स टू y प्लस 2, हमेशा राइट वाले से लेफ्ट वाला माइनस करते हैं, तो ये y प्लस 2 में से y स्क्वायर माइनस करके लिखेंगे, राइट। और इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, -1 से 2, तो एक बार में ही ये जो पार्ट है वो आ जाएगा, दो बार अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसके आगे वाला कैलकुलेशन आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं, चेक करना, आंसर वही आ रहा है जो यहाँ पे मिल रहा है, बस यहाँ पे ये दो पार्ट्स नहीं करने पड़ रहे। ये तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, कई बार ऐसे ही होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेने पे या वर्टिकल स्ट्रिप्स लेने पे किसी एक केस में 4 केस बन रहे हैं और किसी एक केस में 1 या 2 केस में सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन कई बार पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पहले जैसे यहाँ पे y को रूट एक्स हमने माइनस रूट एक्स ब्रेक किया, इसके अलावा भी और कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स हो सकते हैं, जिसको अगर मैं पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करूं तो हर इंटीग्रेशन 3-4 पार्ट में ब्रेक होने पे बहुत लंबा जा रहा है, जबकि एक पार्ट ये सॉल्व करने से कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो कई बार इन चीजों का ध्यान जरूर देना, और इस प्रॉब्लम का मेन मोटिव यही था कि आपको ये आइडिया दिलाना कि कई बार ये लेना कि हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स कंसीडर किए हैं, dx वाला इंटीग्रेशन लिया है, dy वाला इंटीग्रेशन लिया, उससे भी हमारे कैलकुलेशन पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत फर्क पड़ सकता है, खासकर जब हम लोग एडवांस के पेपर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल करते हैं इसमें, जिसमें जो एरिया बाउंडेड है उसको कोई लाइन y इक्वल्स टू mx बाइसेक्ट कर रही है, तो हम उसको लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो क्वाड्रेटिक है, इजीली ड्रॉ कर ही लेंगे। इसका मैक्सिमा चेक करना 2 पर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ये वाला एक रफ आइडिया लगा लिया कहां से कहां तक जा रहा है, ये चेक करना 4 के बाद कहीं कट कर रहा होगा शायद, और बाकी ये एक लाइन बना ली है, इस क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा 2 पे है। बाकी लेकिन हमें जो ग्राफ या जो आइडिया लेना है वो क्या है, हमें ये लाइन लेनी है, एक तो x इक्वल्स टू 0 है ना, तो x इक्वल्स टू 0 तो ये वाली लाइन हो गई, एक लाइन लेनी है y इक्वल्स टू 0,
और ये कर्व कहाँ तक, केवल 3/2 तक, मतलब ये बाउंडेड एरिया चाहिए हमें। ये वाली लाइन हो गई x इक्वल टू 3/2, ये x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0, तो ये वाला रीजन, इस रीजन के कारण जो एरिया आ रहा है उस रीजन को ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, उस एरिया को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो ऊपर वाला एरिया है ये इस एरिया के बराबर है, राइट। फिलहाल मैं इन एरियाज को अलग अलग मार्क कर लेता हूँ, A2 और A1। तो सबसे पहले तो A2 प्लस A1 निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करो 0 से 3/2 x के लिए, ये वाला एरिया तो आ ही जाएगा इजीली। A1 प्लस A2 जो टोटल एरिया है वो डायरेक्टली इस क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन होगा, कहां से कहां तक, 0 से 3/2। होपफुली आप लोग इसको तो सॉल्व कर ही लोगे जल्दी से, है ना। कैलकुलेशन करना, आंसर आएगा 39/8। सेकंड पार्ट देखते हैं, इस लाइन के कारण ये वाला एरिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एरिया कंसीडर कर सकते हैं, चाहते तो कर्वर्स के बीच में भी कर सकते हैं, बट क्योंकि लाइन है तो ये वाला पार्ट जल्दी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये सब चॉइसेस ऑब्वियसली जल्दी से कर लेनी चाहिए कि हम क्या यूज करें कि जल्दी हो जाए। ये वाले पोर्शन का एरिया अगर मुझे निकालना है तो mx का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 3/2, और ऑब्वियसली इतना पार्ट तो हमें ऑब्जर्वेशन से ही पता लग रहा है कि m पॉजिटिव है, लाइन ऊपर की तरफ ही बनेगी। इस पार्ट को इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे तो जैसे ही इस पार्ट को यहाँ इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, राइट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट मिलेगा, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करके हमें ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करके मिलने वाला है 9m/8, वही 0 से 3/2 लिमिट लेंगे। अब ये तो एरिया हो गया A1, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो A1 एरिया आ रहा है वो टोटल एरिया का हाफ हो जाएगा, इसका मतलब ये जो 9m/8 है इसका हाफ हो गया। दोनों को कंपेयर कर लो, आंसर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/6। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट काइंड का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे बताया हुआ है। प्लस ये जो मैंने बोला कि चूज कर लेना चाहिए कि किससे जल्दी आ जाएगा, ये भी एक प्रैक्टिस का पार्ट अपना बनाना, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये सब चीजों से ही बहुत फर्क पड़ जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस सर्कल और ये जो कर्व है इसके बीच में, ठीक है ना, एंड लाइन x इक्वल्स टू 0, मतलब कौन सी हो गई हमारे पास, y एक्सिस अबव द x एक्सिस, ठीक है ना। एरिया बाउंडेड बाय ये जो दो कर्व है x एक्सिस के, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन निकालना है, राइट। सबसे पहले तो ये सर्कल इजीली ड्रॉ हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल्स 25। इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो y² का आंसर 25 माइनस x² है, y के दो आंसर आएंगे, ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है वो 25 माइनस x² इतना पोर्शन, ठीक है ना, और जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे ये वाला, दिस पोर्शन ये वाला आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 25 माइनस x², ताकि दो फंक्शंस में बांट सकूं, ठीक है, क्योंकि सेकंड तो ऑलरेडी y एज अ फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी एक्सप्रेस हो रहा है। इसको भी मैं तब भी अलग से देख लेता हूँ, इस वाले पार्ट में 4 से डिवाइड कर दो, इतना पार्ट आ जाएगा। अब ये देखो, अगर x² की वैल्यू 4 से बड़ी है तब तो ये अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है, और x² की वैल्यू अगर 4 से छोटी है तो ये वाला पार्ट, अंदर वाला टोटल पार्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो दो केसेस बना लेते हैं। पहला केस लेते हैं जब x² 4 से छोटा है या mod x 2 से छोटा है, एक ही बात है, mod x को 2 से छोटा लेना या x² 4 से छोटा लेना एक ही बात है। उस केस में अंदर वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए साइन चेंज कर दिया। इतने पोर्शन को ड्रॉ अगर हम लोग करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला पोर्शन आ गया y इक्वल्स टू 1 माइनस x²/4, लेकिन केवल -2 और 2 के बीच में। सेकंड पार्ट इसका लेंगे कब, जब x mod x 2 से बड़ा होगा, मतलब या तो 2 के बाद या -2 के पहले। इन केसेस में ये वाला क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट करेगा और ऑब्वियसली ग्राफ को कहीं ना कहीं ऊपर कट कर रहा होगा ये वाला पार्ट। तो ये दोनों पोर्शंस बन गए हमारे पास, ये आ गई इसकी इक्वेशन। हाँ, हमें क्या चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये दोनों तो कर्व हो गए, तो सर्कल एक ये कर्व और x एक्सिस के ऊपर तो ये वाला पोर्शन ही हुआ, ठीक है ना। तो हमें इफेक्टिवली अब ये एरिया निकालना है। इस एरिया में अगर हम लोग देखें तो पूरे पार्ट में जहां से जहां तक ये इंटरसेक्ट हो रहा है उस पूरे पार्ट में ये ग्राफ ऊपर है और ये वाला ग्राफ नीचे है, और मैंने क्योंकि ऊपर वाले सेमी सर्कल की इक्वेशन लिख दी है तो नीचे वाले पोर्शन को मुझे कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं कर्व की जगह फंक्शन की तरह यहाँ पे ट्रीट चीजों को कर सकता हूँ। अब देखो जरा इस वाले ग्राफ को या इस इक्वेशन को, मुझे पता है कि इतना पार्ट तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, रीजन बीइंग ये वाली वैल्यू 5 है,
ये ग्राफ तो नीचे बनेगा। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं वो इस वाले पोर्शन के साथ ही आ रहे हैं, तो इस पोर्शन को हम लोग सर्कल की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। y के दो आंसर आएंगे, एक आंसर तो 3 और एक -7। ऑब्वियसली हमें पता है कि y की वैल्यू -7 तो सर्कल के बाहर है, तो ये तो आंसर निग्लेक्ट हो जाएगा। चाहोगे भी अगर y को -7 पुट करना तो देखना यहाँ पे x का इमेजिनरी आंसर आ रहा है तो निग्लेक्ट कर देंगे। तो y की एक ही वैल्यू कंसिडर करेंगे, कौन सी, 3, और y को 3 पुट करके ये वाले दोनों पॉइंट्स पे y को 3 पुट करके x के दोनों आंसर निकालोगे तो एक जगह 4 और एक जगह -4 आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अब हमारे पास आ चुके हैं, और मुझे जो एरिया निकालना है वो ये वाला शेडेड रीजन है, राइट। अब एरिया एक बार लिखते हैं इसका। तो जो शेडेड रीजन हमारे पास आने वाला है वो ऊपर वाला फंक्शन 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये नीचे वाला फंक्शन कौन सा, ये जो पार्ट लिया था हमने इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जिसमें हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पे और इस वाले पार्ट में सिमेट्री है दोनों ही कर्व में, क्यों, क्योंकि इस कर्व में भी x की जगह -x रिप्लेस करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस इक्वेशन में भी x की जगह -x पुट करके कोई रिप्लेस फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों ही ग्राफ x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये तो हमने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ा था। तो इसलिए इतना एरिया निकालो या इतना एरिया निकालो, एक पोर्शन निकाल के उसका क्या कर सकते हैं, डबल। तो यहाँ पे इस पोर्शन को मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, ये जो इंटीग्रेशन लिखा है ये -4 से 4 नहीं लिखा है, मैंने इंटीग्रेशन केवल कहां से कहां तक लिखा है, 0 से 4, ताकि इतना इंटीग्रेशन नहीं करना पड़े हमें। अब इतने पार्ट में 0 से 2 में जब एरिया लेंगे तो सर्कल और ये नीचे वाला कर्व के बीच में आएगा, मतलब ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ऊपर ये नीचे ये इक्वेशन, तो इतना एरिया हमारा अलग से निकल आएगा। और फिर ये ऊपर सर्कल की इक्वेशन और यहाँ पे ये वाला जो कर्व वाला पार्ट है वो ये वाली इक्वेशन कंसिडर करके 2 से 4 इंटीग्रेट करके दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट एक तो ये जो 0 से 4, ठीक है ना, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेके कर सकते हैं, और यहाँ पे इतना पार्ट इन दोनों का डिफरेंस लेके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ ताकि कैलकुलेशन हम लोग अलग पैटर्न से भी कर सकें। जरूरी नहीं है उससे टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, मैं एक अलग वेरिएशन और बता देता हूँ। देखो यहाँ तक का टोटल एरिया निकाल लो, इतना ये पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन तो इजीली हम लोग 25 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं 0 से 4, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। ये पहला पोर्शन अपना आ गया। अब जब मैं ये पूरा पोर्शन एरिया ऑलरेडी ले रहा हूँ तो उसमें से मुझे दो एरिया हटाने हैं, एक तो ये वाला छोटा पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन के एरिया इस क्वाड्रेटिक से निकाल लेंगे, ये आ गया 0 से 2, और ये जो दूसरा पोर्शन है इसका एरिया 2 से 4 लेंगे तो क्वाड्रेटिक ये कंसिडर करेंगे, तो ये एरिया आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, तीन पार्ट्स में बांट लिया। रीजन भी ये दोनों तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन सिंपली हो जाता है। तो ये दोनों तो पार्ट आप लोग इजीली सॉल्व कर ही लेंगे। बचा ये वाला पार्ट, तो इसलिए हमें इनडेफिनेट का अगर फॉर्मूला या पैटर्न याद है वो तो ठीक, नहीं तो x को 5 sin थीटा या 5 cos थीटा से रिप्लेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल होपफुली आप लोग इंडेफिनेट में ये फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको इंटीग्रेट करने में ये पैटर्न यहाँ यूज कर लेता हूँ, और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आने वाला है, 4 + 25 sin इनवर्स 4/5। होपफुली आप लोग इस स्टेप के बाद खुद से आंसर यहाँ तक लास्ट तक चेक कर लेंगे। कई बार ऑप्शन में चेंजेस कर दिए जाते हैं, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके भी लिख लिया जाता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा भी डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसमें ग्राफ का एनालिसिस बहुत सारा था, पॉइंट्स निकालने पड़े, फिर हम लोगों ने सिमेट्री का कंसेप्ट यूज कर लिया कि इतना एरिया और इतना एरिया इक्वल है, तो कल 0 से 4 इंटीग्रेट करो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ वाले पार्ट में भी मैंने पहले सर्कल की आर्क के कारण ये टोटल एरिया निकाला, और उसमें से एक छोटा एरिया ये और एक छोटा एरिया ये अलग अलग करके हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज और थी यहाँ पे, ये जो y की वैल्यू -7 नहीं कंसिडर की थी, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीजें अलग अलग चैप्टर से जो हम लोगों ने निकाली हैं सब एक साथ मिक्स होके लग रही हैं। तो आई होप ये अपना जो मैंने बेसिक पार्ट बताया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने एरिया निकालने के जो बेसिक मेथड्स हो सकते हैं उनको यहाँ डिस्कस कर लिया है। आगे अब हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू और कुछ पोर्शन में आपको थ्योरी के छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में लिखवाता जाऊंगा, उसके थ्रू एक्सप्लोर करते हैं।